शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके ज़रिए हम आगे बढ़ सकते हैं और दूसरों को भी आगे बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ऐसे शिक्षा दूत की जिन्होंने शुरुआत शिक्षा से करी और आज महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में वो काफ़ी आगे बढ़ चुकी हैं। बात हो रही है बी पोलम्मा की। हमारे भिलाई के कैंप 1 क्षेत्र में रहती हैं और 90 के दशक से पोलम्मा ने एक नई शुरुआत की महिलाओं को आगे बढ़ाने की। आज उन्हें एक ऐसा सम्मान मिला जो एक महिला के लिए बड़ी बात होती है। नीति आयोग ने उन्हें भारत भूषण सम्मान से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। हम मुलाकात करते हैं बी पोलम्मा से और बी पोलम्मा के यहाँ तक के सफर को हम जानेंगे। बात होती है सफर की। शिक्षा दूत से आपने शुरुआत की थी समाज सेवा से, और समाज सेवा में शिक्षा का क्या महत्व है, आपने कैसे शुरुआत करी और क्या क्या दिक्कतें आई थी आपको यहाँ पे? क्योंकि हमारा ये जो क्षेत्र है श्रमिक बहुल क्षेत्र है और 90 के दशक में तो यहाँ की स्थिति तो और भी बहुत ज़्यादा दयनीय थी। और सबसे पहले शिक्षा की बात करें तो मेरे ही परिवार की अगर मैं बात ले लूँ तो मेरे ही परिवार जो है निरक्षर है और बड़े भैया किसी तरीके से अपनी मतलब बीएसपी से पढ़ रहे थे, उसको कायम रखा। तो उन्हें वो जब अपना यहाँ से जैसे अपनी पढ़ाई को शुरुआत जैसे कंप्लीट किए, उसके बाद उन्हें मैं जब हम लोग जब बीएसपी स्कूल में जब एडमिशन केम के स्कूल में जब पढ़ रहे थे तो 7वीं तक बड़ी मुश्किल से पहुँचने के बाद मेरे पापा ने भी मेरी पढ़ाई को मतलब एक प्रकार से पूरी तरीके से रोक दिया, क्योंकि उस समय का एक वो था कि जहाँ लड़कियों का प्रथा थी कि मासिक धर्म शुरू हो जाए तो उसके बाद बच्चों को बाहर नहीं जाना। तो 7th क्लास के बाद मेरी भी पढ़ाई मेरे पापा ने स्टॉप करने का निर्णय लिया और वो तो गांव से मेरा रिश्ता भी तय करके आ गए थे। और पहले इन लोगों को ये लगता था कि जैसे मेरी बड़ी दीदी का उन्होंने 4 भाई थे उसमें रिश्ता तय किया, तो मेरा जस्ट डबल में उन्होंने हामी करके आ गए थे कि मतलब बड़ा परिवार जो है वो संपन्न होता है और जितना बड़ा परिवार रहेगा तो उस घर में जाने से मान सम्मान रहता है। वैसे पहले के लोगों की सोच थी जो भी था। ये समझ लीजिए मैं 8th क्लास में पहुंचती मतलब 13 साल में मेरी शादी हो जाती। मेरी बड़ी बहन की जो शादी की बात बताऊं तो उसकी अपनी शादी याद भी नहीं है। बचपन में उसकी शादी हो रही थी बनते मंडप में, जैसे मैं अपने परिवार में सुनती थी, वो मतलब खिलौने से गुड्डी वगैरह से खेल रही है, उसका शादी और उसकी शादी उसको पता नहीं है। वैसे शादी किया और उसकी भी जो गौना जो है उन लोगों ने 13 साल में कर दिया। तो ये सब देखने के बाद और प्रथा आज भी हमारे यहाँ चली आ रही है, बहुत विडम्बना है कि 2 बच्चे के होते तक उसका पूरा जो खर्चा है मायके वाले ही उठाते हैं। सब देख करके मन में ना कहीं ये लगता था तो इसका मतलब वहाँ मेरी बहन कर क्या रही है। पर गांव में शादी हुई है तो खेती बाड़ी का भी काम करना, वो तो उसको भी फिर सीखना है, वो भी करना है। तो बड़े भैया ने बोला कि नहीं इसकी शादी अभी नहीं करनी है, तो ये जब तक पढ़ रही है इसको थोड़ा पढ़ने दो। तो विरोध घर में वहाँ से शुरू हुई। कहीं ना कहीं बड़े भैया ने स्टैंड अप लिया, साथ लिया, तो नहीं मैं भी बोली कि मुझे पढ़ना है। तो आज मैं बता रही हूँ 8th क्लास के बाद से मुझे नहीं लगता कि मेरे पापा ने मेरे लिए कोई कॉपी पुस्तक खरीदा है। फिर मैं 11वीं 12वीं की फिर पढ़ाई वहाँ से शुरू हुई। 11वीं 12वीं में हम लोग सप्लीमेंट्री से पास करके 3 लड़कियाँ आई थी। जब मैथ्स क्लास था तो हम लोग मात्र 3 लड़कियाँ थी इस केम्पनी स्कूल में। तो बहुत संघर्ष रहा पढ़ने के लिए। तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं आया कि शिक्षा को लेकर के कुछ करना चाहिए। कॉलेज जाने का अवसर तो मिला नहीं, फिर भी बड़े भैया ने बोले कि काम कर तुम प्राइवेट कर लेना। मैंने एक चीज़ देखा कि 90 में मेरी बड़ी मौसी का ऑपरेशन हुआ था, तो मैं वो जो सिस्टर लोगों को देखती थी जो सेवा करते थे, मुझे लगा कि मेरे को करना चाहिए। मैंने हमें बड़े भैया से बोले कि मेरे को नर्स बनना है, तो वो बोले कि ठीक है करके। जैसे ही मैंने फॉर्म भी भरा तो क्योंकि मेरे पास ग्रेजुएशन नहीं था, फॉर्म आ गया, हमने फॉर्म फिलअप भी करने वाले थे। तो फादर का क्या उस समय शुगर पेशेंट थे तो तबीयत बहुत खराब हो गई। मेरे दिमाग में एक यही था कि वहाँ जैसे डॉक्टर आ रही है, कोई मैडम बोल रहे हैं, सिस्टर लोगों को जैसे सिस्टर बोल रहे, दिमाग में 2 ही जान था कि कोई मुझे या फिर मैडम बोले या कोई सिस्टर बोले। ये दिमाग में क्योंकि मैं 18 दिन मौसी के पास रात को थी, मैं वो सब चीज़ें देखती थी, तो मन में घर कर गया कि कोई हमें भी बोलेगा क्या, वो एक चीज़ दिल में आया। तो मैंने बोला कि ठीक है, फिर वहाँ नहीं भेज रहे तो मैं अप्लाई करती हूँ कहीं स्कूल वगैरह का। तो ये शारदा पारा में युग निर्माण विद्यालय करके है, उस समय वहाँ का इंटरव्यू वगैरह का चल रहा था, तो मैंने बोला कि मैं यहाँ अप्लाई करके देखती हूँ। तो मैंने वहाँ आवेदन दिया। फिर चूँकि मैं मैथ से थी और साक्षरता में 91 में हम लोग
उसका नर्स बनना था करके इस इरादे से मैं हमारे यहीं के कैंप के एक डॉक्टर के पास में प्रैक्टिस के लिए जाती थी। शाम को सुबह घर का काम करके जाती थी, तो मैं उनके पास प्रैक्टिस भी मैंने की, इंजेक्शन लगाना है, ड्रेसिंग करना है, ये सब करना पड़ता है ऐसा करके। जब ये चीज़ आ गई कि अब नर्स नहीं बनना है, नहीं होगा, फिर मैंने स्कूल 92 में मैंने स्कूल ज्वाइन किया। फिर मैं बोली नहीं कुछ करना है ऐसा करके। तो फिर 92 में जब मैंने स्कूल ज्वाइन किया तो उसके 2 महीने बाद ही जैसे मेरी सगाई भी हो गई, 93 तक शादी हो गई। उस समय साक्षरता का यहाँ अच्छा दौर था। पूरे मतलब मध्य प्रदेश ये था और दुर्ग जिले में यहाँ पर बहुत मोहल्ले में भी आते थे कि कोई मतलब कुछ लोगों को पढ़ाने के लिए तैयार होंगे क्या, ये क्या। तो मेरे को एक प्रकार से एक सहारा मिल गया कि हाँ इससे हम लोग अपना कुछ कर सकते हैं। तो फिर मैं अपने आसपास के मोहल्ले के महिलाओं को बोलती थी बैठ करके थोड़ा सा पढ़ने का करते हैं, तो वो लोग हंसने लगे, हम लोग अभी पढ़ के क्या करेंगे या ऐसा। कुछ दिन तक तो हंसी मजाक इसी में ही निकल गया, चलो कोशिश तो करते हैं ऐसा करके, आप लोगों को क्या खरीदना कुछ तो नहीं है करके। क्योंकि पहले स्लेट और कलम मिलता था, तो उससे बैठ करके उन लोगों को मैं बोले काम करो, चलो रंगोली बनाओ, ऐसा करो। करते करते लंबा समय मतलब लगभग साल भर होने गया, उनको एक जगह बैठा करके करने में ही निकल गया। उसके बाद फिर किसी तरीके से उन लोगों ने मन बनाया, फिर बैठाए, फिर अक्षर ज्ञान वहाँ से धीरे धीरे करके शुरू हुई। वो करते करते कम से कम हम लोगों को मतलब 92 से अगर मान लो हम लोगों ने इसको शुरू किया तो 95 आ गया। इसमें शादी भी हुई तो सर ने कैसा साथ दिया पढ़ाई को लेकर? हाँ, मैं क्योंकि उनको मैंने पहले ही बोल दिया था कि मुझे कुछ करने की ये है और मैं स्कूल जैसे पढ़ा रही हूँ तो मैं इसको स्टॉप नहीं करूँगी। तो ये रहा कि बहुत अच्छा मेरे लाइफ में 2 लोगों का रहा। एक तो हस्बैंड का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, दूसरा बड़े भाई उस समय तक किए। तो शादी के बाद से फिर इन्होंने बोला कि ठीक है तुम्हारी इच्छा है, चलो तुम कुछ करो, क्योंकि इनकी भी लाइन मेडिकल लाइन से 98 में प्रौढ़ शिक्षा का ये आया। तो इन सब चीज़ों में जब लगातार जिले के जो अधिकारी हैं ये सब लोगों का विजिट होता था, इन लोग जब इनका मनोबल बढ़ाते थे तो इन लोगों को लगता था कि अरे हम लोग से कोई मिलने आ रहे हैं, तो कुछ आ रहे हैं। तो उसके बाद जैसे एंडिंग में जैसे सर ने कहा कि जो कोई अगर आप लोगों ने जो सीखा है पार्ट भाग 1 भाग 2 भाग 3 में, तो आप लोग 5वीं की परीक्षा में कितने लोग बैठ सकते हैं। तो फिर मैंने कहा कि किसी को परीक्षा देना है, बोर्ड परीक्षा मतलब ऐसा करके तब लगेगा कि आप लोग कुछ पढ़ लिए हो ऐसा करके। तो उनको बोले कि हम लोग कहाँ परीक्षा दे पाएंगे। फिर कम से कम 40 लोगों ने किसी तरह हामी भरी, क्योंकि एजुकेशन तो किसी के घर में था ही नहीं, इस पूरे क्षेत्र में कहीं नहीं था एजुकेशन जो है। 100 में मुश्किल से 2 लोग पढ़े लिखे हो तो बहुत बड़ी बात थी। इतना एजुकेशन का 90 में तो एजुकेशन का स्तर तो बहुत जीरो था। तो फिर किसी तरह पर एग्ज़ाम में जब सेंटर भी कहाँ हो रहा था, बोर्ड था, एकाएक जब चीज़ हुई तो सेक्टर 7 कल्याण कॉलेज के पास जो प्राइमरी स्कूल है उस स्कूल में इन लोगों को परीक्षा केंद्र मिला। अब सोचिए कैंप से सेक्टर 7 जाना ये भी बहुत बड़ा चुनौती था। 40 लोगों में किसी तरह बड़ी मुश्किल से 15 लोग उसके बाद ड्रॉप आउट हो गए, डर गए, बोले नहीं लोग हंसेंगे, फेल होंगे, ये है ऐसा करके। 25 लोगों ने किसी तरह हिम्मत करके जब परीक्षा सेंटर में पहुंचे तो इनको देख करके बच्चे हंस रहे हैं। 10 लोग जो है दूसरे दिन से डर के नहीं गए। 13 लोग परीक्षा दिए, बड़ी मुश्किल से चारों पेपर दिए। उसमें से रिजल्ट जब निकला 12 लोग पास हो गए, बिल्कुल, एक सप्लीमेंट्री आई थी और 12 जो पास हुए उसमें सबसे ज़्यादा आज भी मुझे बहुत अच्छे से दीपाली ने उस समय जो है 85% से ऊपर ला ली थी। मतलब उसको भी ससुराल से थोड़ी सी प्रताड़ित थी, आदमी से प्रताड़ित थी, उसकी एक छोटी सी बच्ची थी, तो उसको लगा कि मैं कुछ पढ़ लूँगी तो कहीं मुझे काम मिल जाएगा, तो मुझे ये होगा, मतलब वो एक अलग ही जुनून से पढ़ती थी। लेकिन जब आत्मनिर्भर बनने की बात आई तो किस तरह की शुरुआत हुई? क्योंकि अभी आपके पास करीब 2.5 से 3 हज़ार ऐसी महिलाएं जिनको आपने रोजगार से जोड़ के रखा हुआ है। शुरुआत हम लोगों ने 98 से एक न्यू टाइप का शुरू हो गया। जिले में जो है दीदी बैंक का उस समय गठन हो रहा था, स्वयं सहायता समूह का तो कहीं नामो निशान भी नहीं था। उसको करने का ये ये था कि उस समय सूदखोरों का बहुत ज़्यादा चलन था। किसी को भी अगर 1000 रुपये की भी ज़रूरत है तो अपने गहने रख रहे हैं, घर का कोई कीमती सामान रख रहे हैं या फिर घर का पट्टा रख रहे हैं, जैसे वो कागजात रख रहे हैं,
तो अगर वो नहीं छुड़ा पाया तो साल 1.5 साल के अंदर में वो चीज़ उनकी डूब जाती थी, वो समाप्त हो जाता था। तो महिलाएं थी, परेशान थी। तो ये इसकी सोच जो है, एक प्रकार से देखा जाए तो शर्मा सर ने इसकी शुरुआत की थी। उन्होंने कहा कि आप लोग आपस में कुछ पैसे का बचत करके ये करें। तो हम लोगों ने 98 में 10 रुपये से इसकी शुरुआत की थी। अच्छा, दीदी बैंक बनाया। दीदी बैंक 10 लोगों का ही करके, 10 लोग जैसे उनमें से ये होकर के 10-10 रुपये करके शुरुआत किए। 1 साल तक पैसे रखे तो वो करीब 1200 रुपये हो गए। तो वो उस समय 1200 रुपये बहुत बड़ी बात थी। तो आपस में उसी को एक दूसरे को जैसे ब्याज ज़रूरत में जिसको ज़्यादा ज़रूरत है उसको दे करके जो शुरुआत किए, तो एक अच्छा दिखने लगा। तो उसको देख करके फिर दूसरे को देख करके तीसरे ने, ऐसे करके वो 98 से जो दीदी बैंक का जो प्रचलन शुरू हुआ, वहाँ से महिलाओं में जो है थोड़ा सा अपने आप को कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आया। एक तो इधर एजुकेशन का थोड़ा सा शुरू हुआ, दूसरा वहाँ से उनके में बचत की भावना आ गई। तो वहाँ से जो है ये इतना करते 2000 तक का जो सत्र हमारा शुरू हो गया था। सभी समूह की महिलाएं अपने स्तर पर अपने अलग अलग काम कर रही हैं, क्योंकि अब इतना बड़ा पैमाना हो गया है। तो हम लोग उनके बीच में इंटरफेयर करते भी नहीं है। उनका समूह, उनको क्या करना है, कैसे अभी बचत आपके करना है। समूह में क्या क्या काम चल रहा है? आपका समूह में कितनी महिला जुड़ी हैं? अभी मेरा ये देखा जाए तो जैसे मेरा माँ राजराजेश्वरी स्व सहायता समूह है, वो तो एक समूह जिसमें 10 महिलाएं हैं। नारी शक्ति की हम बात करते हैं ALF की, तो उसमें 10 स्व सहायता समूह है। तो ऐसे देखेंगे तो उसमें 150 महिलाएं। अब उसके बाद जोन 3 की CLF की बात करें तो जोन 3 में जितने SHG हैं पूरे हैं। तो ऐसा करके एक दायरा जो है थोड़ा सा हम लोगों का अब बड़ा है। आपने पढ़ाई, आत्मनिर्भर और महिलाओं को बहुत स्किल उनकी डेवलप करी। आपकी लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट आया होगा जो आपको यादगार हो कि किसी महिला का जो जीवन है परिवर्तन हो गया हो आपकी प्रयास से? मनोरमा जी का जो सक्सेस जो कहानी है, क्योंकि 200-250 रुपये में उन्होंने अपने बच्चे को खोया है। तो उसके बाद उन्होंने जो हिम्मत हारी और सभी लोगों के जैसे सहयोग से उन्होंने अपने आप को जो स्टैंड अप किया, और आज वो और लोगों के लिए मिसाल है। अपने क्षेत्र में वो बहुत आगे निकल गई हैं, वो और लोगों को प्रेरित करती हैं। सिलाई के माध्यम से लोगों को प्रेरित कर रही है, बचत के रूप में प्रेरित कर रही है। आज लोग तो हमारे पास उतना पैसे के लिए नहीं आते जितना मनोरमा अपने क्षेत्र में खुद ही लोगों को अगर पैसे की ज़रूरत है तो मदद कर लेती है। हमें भी खुशी होती है कि चलिए थोड़े से प्रयास से जो है कुछ लोग अपने आप में एक अलग मिसाल बन करके तैयार हुए हैं। अभी तो उनकी भी स्टोरी जो है छत्तीसगढ़ के जो तमाम महिलाओं के ऊपर में जो निकाले, जिन्होंने कुछ अलग हट करके किया है। अगर मेरी स्टोरी है तो मेरे साथ साथ में उनकी भी स्टोरी आई है। हमारे साथ मौजूद है वो मनोरमा जी, जिनकी जिंदगी आज कुछ और है। अगर वो पलोमा जी से नहीं जुड़ी होती तो शायद इस दुनिया में भी नहीं होती। पलोमा जी के साथ में मनोरमा जी कैसे जुड़ी और क्या हुआ था आपकी लाइफ में ऐसा? हमारे लाइफ में पहले पति ख़त्म हो गए और उसके बाद बच्चे ख़त्म हो गए। पहला लड़की ख़त्म हुई तो दीदी से मुलाकात हुआ हमको 2000 में। तो 2000 में मुलाकात हुआ तो बोली बहन निकल बाहर। मैं बोली नहीं अब हमको कुछ नहीं रहा है, अब क्या करेंगे जी का। तो बोली नहीं तू मेरे साथ चल। तो साक्षरता में लाई हमको 5वीं तक पढ़ाई। 5वीं की परीक्षा हम 2002 में दिए और दीदी बैंक में भी हमको जुड़ी। उस समय से अभी तक जुड़े हैं। कम से कम 50 औरतें हैं हमारी समूह में। हमारी पूरे जीवन ही बदल दी पलोमा दीदी। आज भी उन्हीं के सहारे हूँ। जो भी कहती है मैं करती हूँ और हमसे भी पूछती है कि बहन कोई परेशानी हो तो बोलो। एक समय था कि आप अपने जीवन से दूर होने की कोशिश कर रही थी, आपने आत्महत्या तक की भी कोशिश की थी। तो कैसा उस समय आपका दौर था? बच्चे चले गए, परिवार चला गया। हमारे दोनों बच्चे ख़त्म हो गए 1 साल के अंतर में। तो अब कौन जीने का काफ़ी सहारा थोड़ी ना है। अब ऐसा लगता है कि हम दूसरे के लिए जी रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है। दिन भर हमको दीदी दीदी करके खोजते हैं, अच्छा लगता है। सब कुछ मैं अपने मोहल्ले टोले हर चीज़ पर छोड़ दी हूँ। पूरा परिवार भी अपना चला रही हूँ मैं अपना सिलाई उलाई करके। भारत भूषण सम्मान बड़ी बात है, नीति आयोग का एक सम्मानीय पुरस्कार होता है। तो उसका चयन हुआ, आपका नाम आया, कैसा फील हो रहा है कि एक जो सफ़र है आपका घर के संघर्ष से शुरू हुआ, आज एक बड़ा सम्मान आप पाने जा रही हैं? अच्छा लगा। जैसे ही मैं इस चीज़ का जब मेरे पास फ़ोन आया, व्हाट्सएप आया, तो पहले तो मुझे अंदर से एक
पता नहीं एक अजीब सा मन भर आया कि कभी हमने सोचा ही नहीं था कि इस प्रकार से भी कुछ होगा। छोटा सा भी अगर मंच हम लोगों को मिलता है तो अंदर से खुशी होती है कि चलो हमने कुछ अच्छा किया होगा या कुछ करने जा रहे थे। जो तमाम चीज़ों का हम लोग विरोध भी सहे, लोगों के ताने भी सुने, बहुत सारी चीज़ें। लोगों का सबसे पहले ताना, मैडम बन जाएंगे क्या, मैडम हो जाएंगे क्या। तो इन चीज़ों से हट करके जब इतना बड़ा जैसे जो सम्मान मिल रहा है, आप जैसे लोग इसको और प्रोत्साहित करते हैं बीच बीच में आकर के, तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो जो मैडम सुनने का एक आपका वो था चार्म कि मुझे कोई मैडम बोले, अब तो आपको मैडम बोलने वाले भी हजारों लोग हैं, तो अब कैसा फील होता है? अच्छा लगता है क्योंकि मैं बहुत जल्दी इस काम में आ गई थी। मेरे पढ़ाए हुए जो बच्चे हैं आज उनके बच्चे भी हमारे पास आ रहे हैं, पढ़ते हैं, तो अच्छा लगता है कि उन लोगों के, बहुत सारे लोगों के मुंह से अब मैडम सुनते हैं तो बहुत सारे अच्छा लगता है। तो जी हाँ, आपने जैसे सुना पोलम्मा जी की कहानी संघर्षों से भरी हुई थी, लेकिन संघर्ष के आगे जीत है। कहा जाता है डर के आगे एक जीत है, तो ये डर उन्होंने अपना खत्म किया और एक जीत हासिल की। आज भारत भूषण सम्मान तक पहुंची है। एक कैंप, छोटा सा क्षेत्र जहां पे महिलाओं को बाहर निकलने के लिए 10 बार सोचना पड़ता था। तो ऐसे ही अगर महिलाएं चाहें तो सब कुछ कर सकती हैं। और हमारी नारी शक्ति के इस एपिसोड में आपने आज देखा पोलम्मा जी की कहानी। ऐसे ही कुछ सक्सेस महिलाओं की कहानी हम आप तक लाते रहेंगे। ये इंटरव्यू आप देख रहे थे गौफर निषाद के साथ और मैं कोमल दिनेश्वर अब इजाजत चाहती हूँ। नमस्कार। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ऐसी ही अनोखी अनकही कहानियों के साथ हम आपके साथ हमेशा मौजूद रहेंगे। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।